Hello students, this is भावना तिवारी and I welcome you to the digital platform of Apex classes। तो हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के अंदर एटॉमिक थ्योरी हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग का चल रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जिसमें अभी तक हमने डॉबरनेयर्स क्लासिफिकेशन कैसे उसने ट्रायड्स के अंदर क्लासीफाई किया था वो हम लोगों ने देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने देखा न्यूलैंड ने कैसे ऑक्टेव्स के अंदर उनको मतलब ये बोला उसने कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करोगे तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। ठीक है, उसके बाद में जब ये दोनों क्लासिफिकेशन में कुछ लिमिटेशंस आई, कुछ कमियां आई, उसके बाद में शुरू किया मेंडलीव ने। मेंडलीव इनका जो पूरा नाम है वो है इवानोविच दिमित्री मेंडलीव। इन साइंटिस्ट का पूरा नाम ये है, इवानोविच दिमित्री मेंडलीव। ऑलराइट, तो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल फिर इन्होंने बनाई, इन्होंने स्टार्ट किया अरेंज करना पहले तो। अब इन्होंने क्या किया, इनका क्या पीरियोडिक लॉ था, देखो इन्होंने माइंड में कंसेप्ट ये बैठाया कि एटॉमिक वेट के हिसाब से हमें एटम्स को अरेंज करना है, एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो देखो क्या होता है कि इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। इन्होंने प्रॉपर्टीज़ को देखा, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने क्या कंसिडर करी थी, इन्होंने कंसिडर ये किया था कि कोई भी एलिमेंट हो, चाहे जितने भी एलिमेंट है, वो सब के सब एलिमेंट और किसी से रिएक्ट करे ना करे, पर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में ज़रूर बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन के साथ में कंपाउंड बनाते हैं वो हाइड्राइड, और ऑक्सीजन के साथ में वो बनाते हैं ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट कोई भी आप एलिमेंट ले लो, अगर मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ, कैल्शियम ले लेती हूँ, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, या फिर मैं सोडियम ऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से ऑक्साइड्स बनाएंगे सारे के सारे एलिमेंट्स। या और एग्जांपल अगर हम लेना चाहे तो K2O। ठीक है, या फिर अगर सल्फाइड का हाइड्राइड का एग्जांपल लूँ तो ऐसे इस तरह से हम मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट तो करेंगे, और अगर मैं हाइड्राइड के साथ करवाऊँ तो KH हो गया। या इस तरह से ये एलिमेंट्स इसने कंसिडर प्रॉपर्टीज जो होती है ना एलिमेंट्स की, उनमें इसने क्या कंसिडर किया, मेनली इसने फोकस किया ऑक्साइड और हाइड्राइड के ऊपर। इसने कहा कि एलिमेंट्स और किसी के साथ रिएक्ट करे ना करे, पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट जरूर करेंगे। अब आपकी बुक में इसने शुरू कैसे किया था काम, उसके बारे में इतना नहीं बताया है, उन्होंने सीधा टेबल को एक्सप्लेन किया है, मेंडलीव की टेबल को। ठीक है, तो मेंडलीव ने इस तरह से एलिमेंट्स को क्या किया, ऑक्साइड और हाइड्राइड बना के उनका देखा कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। फिर उसने क्या किया, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनके नाम एक सेम कार्ड पे लिख लिए कि इनकी प्रॉपर्टीज, इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। ठीक है, फिर सेपरेट दूसरे किसी कार्ड के अंदर इन सारी प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो सेम है। इस तरह से उसने जब देखा, जब ऑब्जर्व किया, तो उसको समझ आया, जब वो धीरे धीरे कर रहा था अरेंजमेंट इन एलिमेंट्स का, तो उसको ये समझ आया कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अगर अरेंज किया जाए, ठीक है, तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट हो रही है, मतलब रिपीटेशन के अंदर आ रही है। तो यही उसने अपना, यहीं से उसकी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो हम देखेंगे उसके पहले हम लोग देखते हैं इसका पीरियोडिक लॉ क्या था। इसने अपनी टेबल के लिए, इसने सारे एलिमेंट्स के लिए एक लॉ दिया, वो पीरियोडिक लॉ जिसको कहते हैं। उसने क्या बोला, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, ठीक है, उस केस में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होती हैं। मतलब कई सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है और उनको हम सेम ग्रुप के अंदर अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पीरियोडिक लॉ के अंदर आप क्या लिखोगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट the properties of elements are periodic function of their atomic weight, of their atomic weight। इसका मतलब क्या है कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अगर अरेंज किया जाए तो उन, पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेटिव।
ठीक है, कि मतलब वो रिपीट हो रही हैं। तो अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमें दिखाई देगी कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट हो रही है। और इसी लॉ के हिसाब से फिर उसने जब सारे एलिमेंट्स को कंसिडर किया, ठीक है, तो अपने उस टाइम पर जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था, अपने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया था, उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स वर नोन। 63 एलिमेंट्स जो थे उस टाइम पर डिस्कवर हो चुके थे। और इन 63 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने फिर पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करना शुरू किया। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनने के बाद डिस्कवर हुए, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, उन नए डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को भी अपनी टेबल के अंदर, पुरानी वाली टेबल के अंदर अरेंज कर दिया, और इस तरह से अरेंज किया कि वो कोई ऑड नहीं लगे। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं इसकी टेबल क्या थी, पहले तो जरा आप टेबल देखो। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। आई होप दिख रहा हो। अब देखिए इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने क्या कहा था, इसने कॉन्सेंट्रेट किस पर किया, इसने कॉन्सेंट्रेट किया हाइड्राइड और ऑक्साइड पर। तो यहाँ जो आपको दिख रहे हैं ये RO, RH, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये वो एलिमेंट्स हैं, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं। R का मतलब एलिमेंट है, ठीक है, R मतलब यहाँ पर R का मतलब है जो भी एलिमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं उनको जनरली एक नाम क्या दे दिया, R। ठीक है, तो R यहाँ पर है आपके एलिमेंट्स, ठीक है, R एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद में R2O, इस ग्रुप के अंदर सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, R2O। मतलब अगर हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएगा तो बनेगा H2O, फिर उसके नीचे कौन है, लिथियम, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा तो Li2O, फिर उसके बाद में सोडियम, सोडियम अगर ऑक्साइड बनाएगा तो Na2O। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड ग्रुप के अंदर जो आपके सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो उनकी ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा RO। ठीक है, मतलब बेरिलियम बनाएगा तो BeO, फिर नेक्स्ट है मैग्नीशियम, Mg बनाएगा तो MgO, फिर कैल्शियम Ca बनाएगा CaO। इस तरह से ये सारे ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब ऑक्साइड जो बनाएंगे उनका फॉर्मूला होगा RO। R मतलब एलिमेंट्स है जनरली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिर आपका ऐसे रहेगा R2O3, मतलब इस ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनकी ऑक्साइड का फॉर्मूला R2O3 होगा। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की ऑक्साइड का फॉर्मूला RO2 होगा, इस ग्रुप का R2O5 होगा। इस तरह से उसने क्या किया, प्रॉपर्टीज के हिसाब से एलिमेंट्स को, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, अच्छा, और उन्होंने अरेंज कैसे किया एलिमेंट्स को, अगर आप अरेंजमेंट देखो, ठीक है, सबसे कम एटॉमिक वेट वाला सबसे पहले, यहां पर फिर उसने सारे के सारे खाली छोड़ दिए स्पेस, क्योंकि यहां पर इसके हाइड्रोजन के बाद जो लिथियम आता है उस टाइम पर हाइड्रोजन के बाद लिथियम था एटॉमिक वेट के अंदर। ठीक है, तो लिथियम को उन्होंने फिर नीचे रखा। तो एटम्स को देखा जाए तो उन्होंने कैसे अरेंज किया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अंदर किया है। ठीक है, सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, फिर यहां आ गए और ज्यादा। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एटॉमिक वेट के अंदर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, सबसे कम एटॉमिक वेट वाला सबसे पहले, फिर ज्यादा 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 करके बढ़ते बढ़ते एंड के अंदर सबसे ज्यादा एटॉमिक वाले एलिमेंट्स को किया उन्होंने। अच्छा, जिस टाइम पर उन्होंने एटम्स को अरेंज किया था, जिस टाइम पर उन्होंने टेबल बनाई थी, उस टाइम पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते थे कुछ एलिमेंट्स। लेकिन बाद में जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो डिस्कवर होने के बाद क्या किया उन्होंने अपनी टेबल को खराब नहीं होने दिया, उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दिया। इस तरह से ये जो पूरा देख रहे हो आप ये साइड में, ठीक है, ये पूरा सेपरेट ग्रुप उन्होंने बाद में बना दिया जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। तो इनकी पुरानी वाली टेबल भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई और जो नए एलिमेंट्स हैं उनको भी टेबल के अंदर जगह मिल गई। ये जो पीरियोडिक टेबल है ये एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए काफी सालों तक यूज की गई थी, और इसकी कुछ स्पेशल बातें भी हैं जो हमें देखनी है। सबसे पहले तो हम देखें अगर इसके हमको क्या क्या फीचर्स हैं इस टेबल के, तो फीचर्स में आप क्या क्या बताओगे। सबसे पहली चीज तो आप कहोगे मेंडलीव ने अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अंदर उसने अरेंज किया था। ठीक है, और उसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 8। अच्छा, ग्रुप्स मतलब क्या होता है, ये वर्टिकल जो लाइन होती है इनको कहते हैं ग्रुप्स। तो टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये लिखा हुआ है ऊपर भी। ठीक है, तो टोटल 8 ग्रुप्स थे और 6 पीरियड्स थी, 1
2, पीरियड्स मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम कितने थे, और पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 उसके अंदर कितने थे, पीरियड्स थे। ऑलराइट, तो हम लोग जरा पहले लिख लेते हैं कि फीचर्स क्या क्या है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के, फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो फीचर्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या कहेंगे हम, मेंडलीव arranged the elements in increasing order of their atomic weight. इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, सबसे पहली चीज। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर फीचर्स की बात करें तो हम क्या कहेंगे, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। तो हम क्या कहेंगे, देयर वर 8 ग्रुप्स and 7 periods in Mendeleev's periodic table. In Mendeleev's periodic table. ये हो गया, ये सेकंड फीचर हो गया कि उसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। थर्ड प्रॉपर्टी हम क्या कहेंगे, थर्ड फीचर जो है वो इसका ये है, हम ये कहेंगे कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जो थे वो सिमिलर पीरियड के ग्रुप के अंदर थे, मतलब एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं। तो हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, elements of similar properties were arranged in same group. वर अरेंज्ड इन सेम ग्रुप। तो जो भी ऐसे एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट ग्रुप लेती हूँ तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम, पोटेशियम, सब के सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। और वो प्रॉपर्टीज ऊपर कुछ तो लिख रखी थी, 2 प्रॉपर्टीज तो क्या थी, एक तो उनका ऑक्साइड का फॉर्मूला, एक उनका हाइड्राइड का फॉर्मूला। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम होगा, हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम होगा और उनकी वैलेंसी भी सेम होगी। ठीक है, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, जनरल जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप वाले एलिमेंट्स के अंदर सेम होंगी। ठीक है, ये हो गया। एक और जो इसके टेबल की जो फीचर था वो क्या था कि जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, ठीक है, मेंडलीव ने उनको एक सेपरेट ग्रुप दे दिया, मतलब उनको इस तरह से अरेंज किया कि उसकी जो पुरानी टेबल है वो भी डिस्ट्रॉय ना हो और वो एलिमेंट्स टेबल के अंदर फिट भी हो जाए। ठीक है, तो आप क्या, हम इसमें क्या कहेंगे, थर्ड फीचर के फोर्थ फीचर के अंदर हम बोलेंगे कि मेंडलीव अरेंज न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट इट डिड नॉट डिस्ट्रॉय या डेटेरिएट द ओल्डर टेबल। तो आप ये कह सकते हो कि उनको सेपरेट ग्रुप दे दिया गया टेबल के अंदर, जिससे कि पहले वाले एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय ना हुए। डॉबर्नियर और न्यूलैंड के केस में क्या हुआ था, जो नए एलिमेंट्स आ रहे थे ना, उनको वो अरेंज ही नहीं कर पाया अपने टेबल में, इसीलिए उनकी लिमिटेशन देखा है तो क्या थी, यही थी ना लिमिटेशन, कि जो उस टाइम पर जितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे उनको तो उन्होंने अरेंज कर दिया, लेकिन बाद में जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो नए एलिमेंट्स उस टेबल के अंदर फिट बैठ ही नहीं रहे थे। ठीक है, क्योंकि डॉबर्नियर ने तो वो पूरा एवरेज वाला बता दिया था, अब नए एलिमेंट्स का तो एवरेज ऐसा कुछ हो नहीं रहा था अरेंज, ना ही न्यूलैंड के वो ऑक्टेव्स के अंदर वो अरेंज बैठ रहे थे। ठीक है, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए क्या किया, एक सेपरेट ग्रुप बना दिया। ठीक है, जिसके लिए उनकी क्या हो गया ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनकी जो वो पुरानी वाली टेबल है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई और वो एलिमेंट्स भी सारे अरेंज हो गए। सो Mendeleev assigned
या फिर मेंडलीव प्लेस्ड न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट, Mendeleev placed newly discovered elements in a separate group और सेपरेट ग्रुप में जब उसने उनको रखा, सेपरेट ग्रुप में रखा, तो उससे पुरानी टेबल भी उनकी डिस्ट्रॉय नहीं हुई और मेंडलीव की जो नए जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो सब भी अच्छे से सेटल हो गए हैं। जैसे देखो ये रहे, इस टेबल में हम बात करें तो यहाँ पर ये जो लास्ट का जो ये ग्रुप आपको दिख रहा है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स मोस्टली थे जो बाद में डिस्कवर हुए या बहुत लेट डिस्कवर हुए, तो उनके लिए मेंडलीव ने सेपरेटली टेबल यहाँ पर ग्रुप जो है एक असाइन कर दिया इनको। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोगों को देखना है, ये तो मेंडलीव की टेबल के कुछ फीचर्स हैं जो टेबल में हमने देखे। नाउ मेंडलीव की टेबल बहुत पॉपुलर हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और काफ़ी सालों तक लोग इसी टेबल से, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से ही एलिमेंट्स को स्टडी करते थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझते थे। ठीक है, उसके बहुत ये जो अभी जो हम लोग आजकल जो टेबल चल रही है दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो बहुत बाद में आई है, अब उसको स्टडी करने लगे हैं। मेंडलीव की टेबल जो है वो काफ़ी सालों तक लोग उससे स्टडी करते थे। अब ऐसा क्या था उसके अंदर, ये तो खाली क्लासिफाई तो किया, इतनी पॉपुलैरिटी का रीजन क्या था इसकी टेबल का और मेंडलीव की पॉपुलैरिटी का, ना वो हमें देखना है। मेंडलीव के प्रेडिक्शंस क्या था, मेंडलीव के प्रेडिक्शंस, मेंडलीव ने सिर्फ एलिमेंट्स को अरेंज ही नहीं किया बल्कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स के लिए खाली जगह उसने छोड़ी जो अभी तक डिस्कवर हुए ही नहीं है। मतलब क्या किया उसने जब टेबल बनाई तो क्या किया उसने, कुछ अपनी टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब अभी जो उस टाइम पर थे उनको तो अरेंज किया ही किया, साथ में उसने कुछ खाली जगह छोड़ दी। ठीक है, अब खाली जगह छोड़ दी कुछ 3-4 एलिमेंट्स के लिए और उसने बोला कि ये एलिमेंट्स जो है इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी पहले से बता दी, मतलब वो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए नहीं हैं। ठीक है, उसने सिर्फ क्या किया, उनके लिए जगह छोड़ दी, उनका अपने हिसाब से नाम दे दिया और बोला कि इसका ये जो एलिमेंट डिस्कवर होगा आने वाले टाइम में, इसका एटॉमिक वेट इतना होगा, इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला इतना होगा, इसका हाइड्राइड का फॉर्मूला इतना होगा, ये सारी चीजें उसने पहले से बता दी। तो मतलब उस टाइम तो लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि ठीक है ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जब बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, असल में मेंडलीव जिनके लिए खाली जगह अपनी टेबल के अंदर छोड़ी थी, बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनकी प्रॉपर्टीज सच में एकदम सिमिलर थी जो मेंडलीव ने बताई थी। तो मतलब एक तो टेबल तो उसने बनाई, साथ में उसने क्या किया, पूरा पीरियोडिक टेबल के, अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर खाली जगह छोड़ दी कुछ एलिमेंट्स के जो अभी तक एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेंडलीव का और जिसकी वजह से उसकी टेबल जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुई थी कि अरेंज किया नहीं किया, साथ में उसने प्रेडिक्शन भी कुछ एलिमेंट का किया है। मैं आपको दिखाती हूँ टेबल के अंदर। जो जिन एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन उसने किया था वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट्स हैं, एक तो है स्कैंडियम, Sc स्कैंडियम, एक है गैलियम और एक है जर्मेनियम। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये 3 ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके लिए मेंडलीव ने अपनी टेबल के अंदर गैप छोड़ रखा था। यहाँ पर तो उनके नाम एग्जैक्ट जो अभी एट प्रेजेंट जो उनके नाम है वो लिखे हुए हैं, पर जब मेंडलीव ने अपनी टेबल बनाई थी उस टाइम वो डिस्कवर नहीं हुए थे, उनका नाम स्कैंडियम नहीं था, मेंडलीव ने अपने हिसाब से उनका नाम दे दिया था। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या कहा, स्कैंडियम को बोला एका बोरॉन। ठीक है, क्योंकि बोरॉन के जस्ट बाद में स्कैंडियम है और एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे कौन है, गैलियम है। ठीक है, और सिलिकॉन के जस्ट नीचे है जर्मेनियम। तो उसने स्कैंडियम को तो बोला एका बोरॉन, अपने हिसाब से नाम दे दिया। एका इज ए संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है पहले। ठीक है, तो एका बोरॉन बोला उसने स्कैंडियम को। ठीक है, और उसने गैलियम को बोला एका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम को बोला उसने एका सिलिकॉन। तो ये 3 एलिमेंट्स उसने अपने हिसाब से नाम देके एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, 3 एलिमेंट्स को उसने जगह छोड़ दी और बोला कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होगी वो ये सब प्रॉपर्टीज होगी और ये आने वाले टाइम में जब ये डिस्कवर होंगे तो उनके सारी उनके हाइड्राइड का फॉर्मूला ये होगा। उसने पहले से ही बता दिया कि ये एलिमेंट जो है, उसने एक एलिमेंट पकड़ा, एका बोरॉन ले लेते हैं, तो उसने बोला कि एका बोरॉन का जो एटॉमिक वेट होगा वो 45 होगा।
ठीक है। एका बोरॉन का जो ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा वो R2O3 होगा, हाइड्राइड का फॉर्मूला जो होगा वो RH3 होगा। फिर बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो एक्चुअली वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सही निकली। सिलिकॉन स्कैंडियम उसका नाम दे दिया गया और उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम थी। एटॉमिक वेट जो मेंडलीव ने बताया था वही निकला उसका, ठीक है। उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला भी वही निकला, उसका हाइड्राइड का फॉर्मूला भी वही निकला, ठीक है। तो ये मेंडलीव की टेबल की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उसने अपनी टेबल के अंदर क्या किया था, उसने कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ी थी। ये यहाँ पर तो नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जब मेंडलीव ने अपनी टेबल जब पूरी बनाई थी उस टाइम पर ये नाम उसने सिर्फ खाली जगह छोड़ दी थी, ब्लैंक छोड़ दिया था और उसके नीचे उनका प्रॉपर्टीज, मतलब जैसे एटॉमिक वेट यहाँ लिखा हुआ है ये लिख के छोड़ दिया था और ऊपर जो है वो उसका ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो ब्लैंक स्पेस छोड़ दी थी उसने और उनका नाम उसने अपने हिसाब से दे दिया था। नाम मतलब कैसे दिया, स्कैंडियम के पहले बोरॉन है तो बोल दिया एका बोरॉन, गैलियम के पहले एल्यूमिनियम है तो बोल दिया एका एल्यूमिनियम, जर्मेनियम के पहले सिलिकॉन है तो उसने बोल दिया एका सिलिकॉन, ठीक है। तो हम लोग की फीचर्स के अंदर इसका जो प्रेडिक्शंस है, मेंडलीव्स प्रेडिक्शन, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि मेंडलीव का बहुत बड़ा अचीवमेंट था, वो क्या चीज़ है उनको जरा हम लिख लेते हैं। सबसे पहला मेंडलीव ने 3 एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। 3 एलिमेंट्स का उसने प्रेडिक्शन किया था। कौन कौन से एलिमेंट थे वो, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स को उसने क्या किया, मेंडलीव लेफ्ट गैप्स इन हिज टेबल, मेंडलीव लेफ्ट गैप्स या स्पेस in his table for the elements which will be discovered in future। ऐसे एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी जो आने वाले टाइम में फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, ठीक है। which will be discovered in future and predicted their properties। उनकी प्रॉपर्टीज को उसने प्रेडिक्ट किया कि इसका इतना होगा, इतना होगा, जब ये डिस्कवर होगा उसका एटॉमिक वेट इतना होगा, ऑक्साइड का फॉर्मूला इतना होगा, हाइड्राइड का फॉर्मूला इतना होगा, ये सारी चीज उसने प्रेडिक्ट करके रखी। एंड प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब अगर आपको याद करने में इनको इशू होता है तो आप क्या करो, सिर्फ पीरियोडिक टेबल को देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। 3 एलिमेंट्स है, कौन कौन से, देखो ये ट्रायंगल की फॉर्म में जो बने हुए हैं, ये स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। स्कैंडियम को आप बोलो एका बोरॉन, ठीक है। गैलियम को आप बोलोगे एका एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को आप बोलोगे एका सिलिकॉन। ये एका वाला नाम जो है ये मेंडलीव के दिए हुए थे, तो मेंडलीव ने क्या नाम दिया, वो 3 एलिमेंट्स के लिए जिसने उसने गैप छोड़ा था, वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे, वो थे एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। तो एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, ये 3 एलिमेंट्स मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किए थे, इनकी प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की थी। बाद में जब ये डिस्कवर हुए तब इनका नाम क्या पड़ गया, तब इनका एका बोरॉन को कहा गया स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम को कहा गया गैलियम और एका सिलिकॉन को कहा गया जर्मेनियम। ठीक है, तो एका बोरॉन का नाम हो गया। बाद में जब ये डिस्कवर हुए उस टाइम, ये नाम तो कौन से हैं, जो मेंडलीव ने दिए थे, ये वाले नाम सब मेंडलीव्स नेम, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। और जब ये डिस्कवर हुए, डिस्कवर होने के बाद इनका नाम क्या हो गया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये इनका नाम उस बाद में रह गया। ठीक है, तो ये तो हो गया मेंडलीव के
प्रेडिक्शंस कि मेंडलीव ने क्या प्रेडिक्ट किया। तो अगर हमको प्रॉपर्टीज एक बार शुरू से देखें मेंडलीव की टेबल की क्या क्या थी, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, उसका पीरियोडिक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरी टेबल नहीं आती तो 1 मार्क में क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो आप क्या कहोगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। इतना ही बोलना है आपको कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसकी, एटॉमिक वेट के। मतलब अगर इजी लैंग्वेज में बताएं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एटॉमिक वेट को अरेंज किया जाए तो प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होती है, पीरियोडिक है, मतलब वो प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होंगी एलिमेंट्स की, ठीक है। ये फर्स्ट उसका हो गया, उसने कैसे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अंदर अरेंज किया था उसने। सेकंड हम क्या कहेंगे, सेकंड उसने उसके जो ग्रुप्स और पीरियड का नंबर है वो हम बताएंगे, ठीक है। ग्रुप्स जो थे वो 8 थे, पीरियड जो थी वो 6 थी। थर्ड उसका क्या हो जाएगा कि उसने साइड के अंदर उसने क्या किया था, नए जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उनको एक सेपरेट ग्रुप दे दिया। तो उस सेपरेट ग्रुप दिया तो उसके अंदर क्या हुआ, जो पुरानी टेबल है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई और जो नए एलिमेंट्स है वो भी अच्छे से अरेंज हो गए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आए, नए एलिमेंट्स अरेंज हुए। जबकि बाकी जो पहले वाले साइंटिस्ट हैं उनकी टेबल में दिक्कत ही ये आई थी कि जब उन्होंने टेबल बनाई तब तक तो ठीक था, मतलब जितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे उनके हिसाब से टेबल बनाई तब तक ठीक था। लेकिन जो नए एलिमेंट डिस्कवर होने लगे, ठीक है, तो उसके बाद में वो एलिमेंट्स उनके टेबल के अंदर फिट बैठे ही नहीं, जबकि मेंडलीव के साथ ऐसा नहीं हुआ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जो बड़ा अचीवमेंट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का था वो उसके प्रेडिक्शंस थे। ये उसकी फोर्थ फीचर कह सकते हो आप उसकी टेबल का, और ये इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव की प्रेडिक्शन क्या थी कि उसने अपने टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स के लिए गैप्स छोड़ा और उसने बोला कि ये एलिमेंट्स इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे। उनका नाम उसने क्या बोला, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, और उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी उसने प्रेडिक्ट करी कि इन सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट इतना होगा, इनका हाइड्राइड का फॉर्मूला ये होगा, इनकी वैलेंसी ये होगी, इनका ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होगा, सब उसने प्रेडिक्ट किया। और जब वो डिस्कवर हुए तो एक्चुअली जो मेंडलीव ने बताया था एग्जैक्ट वही प्रॉपर्टीज निकली। तो ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब देखते हैं कि इतने सालों तक लोगों ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को पढ़ा, सब अच्छे से किया, ठीक है, तो फिर बाद में ऐसी क्या कमी आ गई कि जिसकी वजह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को बंद कर दिया गया और नई पीरियोडिक टेबल आई। देखो, जब तक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कमियां तो लोगों को पहले भी दिख गई थी, लेकिन कोई नए साइंटिस्ट ने कोई नई पीरियोडिक टेबल नहीं बनाई थी तो मेंडलीव की टेबल को लोग स्टडी कर रहे थे। लेकिन जब नई पीरियोडिक टेबल बनी जिसने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कमियों को पूरा कर दिया, तो जब कोई बेटर पीरियोडिक टेबल बनी है तो लोग पुरानी वाली को फिर क्यों देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम कमियां देख लेते हैं, क्या कमियां थी। उसके लिए हम जरा टेबल में आपको दिखाती हूँ, वहीं देखते हैं हम। अगर आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में यहां पर कुछ जगह पर ध्यान दोगे, टेलेरियम, कुछ जगह पर मेंडलीव ने क्या किया था, अपने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया। देखो, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का मेन जो फीचर है वो ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है। जैसे यहां बहुत सारी जगह पर ये गलती उसने करी है। यहां देखो, सबसे पहले मुझे दिखी है यहां पीरियोडिक टेबल का मतलब उसका मेन जो लॉ था मेंडलीव का वो ये था कि एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब कम एटॉमिक वेट वाला पहले आना चाहिए, ज्यादा एटॉमिक वेट वाला बाद में आना चाहिए। तो यहां सबसे पहले तो देखो यहीं पर दिख गया, ये देखो कॉपर और निकल को देखो आप, ठीक है। कॉपर और निकल के अंदर कॉपर का एटॉमिक वेट है 58.93 और निकल का है 58.71। तो ये तो इसके लॉ को तोड़ रहा है ना। इसने तो कहा था कि कम एटॉमिक वेट वाला पहले आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो ज्यादा एटॉमिक वेट वाला पहले आ गया और कम एटॉमिक वेट वाला बाद में आ रहा है। एक और जगह मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर एसबी और टेलेरियम, ये नहीं सॉरी, टेलेरियम और आयोडीन, पहली कमी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी जगह पर इसने ऐसे किया। पहला ये हो गया, ठीक है, कॉपर और निकल। सेकंड मुझे यहां दिखाई दे रहा है टेलेरियम और आयोडीन। टेलेरियम और आयोडीन में इसने देखो, यहां पर भी देखो, टेलेरियम का एटॉमिक वेट है 127.60 और आयोडीन का है 126.90। फिर वही गलती, ज्यादा एटॉमिक वेट वाले को पहले रख दिया, जबकि वो तो बाद में आना चाहिए था, क्योंकि मेंडलीव ने खुद ये बात बोली अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आप लोग जरा टेबल को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा मुझे और कौन सी ऐसी जगह है जहां पर उसने सेम गलती करी है। जहां पर दो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, और आपको कहीं और दिख रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। लेकिन यहां पर अभी हमने क्या देखा है, कुछ जगह पर ऐसा है कि एटॉमिक वेट जो ज्यादा वाला है उसको उसने पहले रख दिया और कम वाले को उसने पीछे रख दिया। वो क्यों किया इसने, उसका मेन जो फोकस था ना वो ये था कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को मैं एक साथ अरेंज करूं।
तो वो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज करने के चक्कर में कुछ जगह पर उसने क्या किया, गड़बड़ कर दी। कुछ जगह पर कम एटॉमिक वेट वाले को पहले रख दिया, ज्यादा वाले को पहले रख दिया और कम वाले को पीछे रख दिया, जो कि गलत था, जो कि उसके लॉ के ही खिलाफ था, क्योंकि शुरू में बोलता कि उसने अरेंज कैसे किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अंदर। ये उसकी पहली कमी थी। तो सबसे पहला हम लोग अगर इसके लिमिटेशंस लिखें, लिमिटेशंस क्या क्या थे, सबसे पहला लिमिटेशंस क्या किया था, इन ऑर्डर टू अरेंज एलिमेंट्स of same properties, elements of same properties in same group, he placed elements with greater atomic weight, elements with greater atomic weight before the elements with smaller atomic weights. So what it did, एलिमेंट सिमिलर एटॉमिक मतलब प्रॉपर्टीज को सेम करने के चक्कर में, सो इन ऑर्डर टू अरेंज एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज इन सेम ग्रुप, ऐसे मतलब एलिमेंट्स को, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखने के चक्कर में उसने क्या किया, कुछ जगह पर ऐसी गलती कर दी कि एटॉमिक वेट ज्यादा वाले एलिमेंट को पहले रख दिया और कम वाले को बाद में रख दिया। जैसे हमने दो एग्जांपल तो अभी हमने देखे ही यहाँ पे, ठीक है। जबकि उसने शुरू में ही कहा था कि उसकी पीरियोडिक टेबल बेस्ड किस पर है, उसकी पीरियोडिक टेबल का जो मेन फीचर है वो क्या है, मेन फीचर ये है कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अंदर अरेंज किया जाए, ठीक है। ये सबसे पहली कमी थी उसकी, ठीक है। जो शुरू में जब टेबल बनी थी उस टाइम में लोगों ने नोटिस की होगी, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर कोई और पीरियोडिक टेबल नहीं थी। और सेकेंडली मेंडलीव के जो अचीवमेंट्स थे प्रेडिक्शन वाले, ठीक है, उससे वो बहुत पॉपुलर हो गया था। तो मे बी जब तक कोई नई पीरियोडिक टेबल नहीं आ जाती जो इसकी कमियों को पूरी करती है, तब तक लोग इसी से एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे थे। ऑलराइट, ये उसकी फर्स्ट लिमिटेशन है। अब सेकंड लिमिटेशन की बात करूं मैंने आपको एक जगह पे इसी चैप्टर में शायद पहले मैंने आपको आइसोटोप्स बताए थे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स, ही डिड नॉट गिव, मैं लिख देती हूं पहले फिर समझाती हूं। ही डिड नॉट गिव प्लेस टू आइसोटोप्स, उसने अपनी टेबल के अंदर आइसोटोप्स को जगह दी ही नहीं, ठीक है। आइसोटोप्स क्या थे, आइसोटोप्स पहली बात तो फिर याद दिला दूं अगर आपको, आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आइसोटोप्स का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे एक तो होता है कार्बन 12 और कार्बन 14। अब कार्बन 12 और कार्बन 14 की बात करूं, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, लेकिन दोनों का एटॉमिक वेट डिफरेंट है। तो मेंडलीव ने जब ये बात बोली है कि उसने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अंदर अगर उसने अरेंज किया है, ठीक है, तो फिर इन दोनों का भी तो एटॉमिक वेट अलग अलग है ना। कार्बन 12 यहां पर है, कार्बन 14 है, तो उसको अपनी टेबल के अंदर कार्बन 12 भी रखना चाहिए था और कार्बन 14 भी रखना चाहिए था, क्योंकि दोनों के एटॉमिक वेट डिफरेंट है। मतलब कार्बन 12 का कम एटॉमिक वेट है, उसको पहले रखता, और कार्बन 14 का जो एटॉमिक वेट, जो कार्बन 14 जिसका ज्यादा एटॉमिक वेट है, उसको बाद में रखता। पर ऐसा उसने नहीं किया, उसने सिर्फ एक ही कार्बन दिखाया। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन एक एग्जांपल है, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है H1, एक होता है H2, एक होता है H3। H1, H2, H3 मतलब एक आइसोटोप का एटॉमिक वेट 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, और तीनों का एटॉमिक नंबर 1 ही है। एटॉमिक वेट डिफरेंट है पर एटॉमिक नंबर जो है तीनों का वो क्या है, 1 है। तो अगर उसने अपनी टेबल के अंदर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया है, तो इनका भी तो एटॉमिक वेट डिफरेंट है,
इसका भी डिफरेंट है, तो हाइड्रोजन उसको 3 बार दिखाना चाहिए था, ठीक है। कार्बन भी सिमिलरली उसको 2 बार दिखाना चाहिए था कि कार्बन 12 एक जगह पे और कार्बन 14 एक जगह पे। अब जरा आप टेबल में देखो जाके, टेबल में क्या दिख रहा है, टेबल के अंदर ये रहा कार्बन, और कार्बन का उसने एटॉमिक वेट दिखाया 12.011, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12। तो उसने दूसरा वाला कार्बन का जो आइसोटोप है एक और कार्बन 14, उसको जगह नहीं दी उसने, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन का भी आइसोटोप होता है, नाइट्रोजन का भी होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 हैं, खाली एक दे रखा है 1 वाला। 2 एटॉमिक वेट वाला और 3 एटॉमिक वेट वाला कहाँ है? उनके भी तो एटॉमिक वेट डिफरेंट है ना, तो उनको भी जगह देनी चाहिए थी अगर उसने एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया है तो, ठीक है। तो एटॉमिक वेट वालों को उन्होंने सेम जगह पे उसने अरेंज नहीं किया, उसने उनको स्पेस, आइसोटोप्स को उसने जगह अपनी टेबल में दी ही नहीं। ये उसका था सेकंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन यहीं पर समझो, थर्ड लिमिटेशन क्या था? अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, देखो हाइड्रोजन को कहां रखा है उसने, हाइड्रोजन को रखा है उसने फर्स्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो मतलब उसके हिसाब से मेंडलीव ने ये कहा था कि मैंने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप के अंदर आएंगे। यही कहा था उसने कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक सेम ग्रुप के अंदर आएंगे, है ना, ठीक है, चलो मान लिया हमने। लेकिन अगर हम दिमाग लगाएं, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन एक बहुत मिस्टीरियस एलिमेंट, क्योंकि ये जो दिक्कत, ये जो कमी यहां पर आ रही है, वो पीरियोडिक टेबल जो नई वाली आएगी वहां पर भी आएगी। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, ना तो मेंडलीव वाली पीरियोडिक टेबल में, और ना ही जो हम अभी जो पढ़ते हैं आज के टाइम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ना ही उसमें फिक्स है, ठीक है। क्या ऐसा क्या दिक्कत है हाइड्रोजन के अंदर? देखो फर्स्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं ये वो सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम, ठीक है, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी है +1, ये सारे के सारे +1 हैं। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखना, आप ये कंफ्यूज मत होना ना, फर्स्ट ग्रुप के अंदर, हर ग्रुप के अंदर भी उसने 2 पार्ट बनाए हैं, ए और बी। तो जो राइट साइड में लिखे हुए हैं वो सारे ये सब आपके ए वाले हैं, और इधर लिखे हुए हैं ये सब आपके बी वाले हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये सब एक ही ग्रुप के अंदर है, हर ग्रुप के अंदर उसने 2 पार्ट बनाए हैं, ए और बी, एक ए साइड में है, एक बी साइड में है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना आप। हाँ, तो हम बात करें हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पर उसको उन एलिमेंट्स के साथ में रखा हुआ है जिनकी वैलेंसी है +1, ठीक है। कहां पर रखा हुआ है? उन एलिमेंट्स के साथ जिनकी वैलेंसी है +1। अब आपको मैं एक चीज बताती हूं, अपन लोगों ने वैलेंसी निकालना सीखा था, अगर मैं वैलेंसी निकालना सीखा है हमने, तो मैं यहां आपको एक चीज बता रही हूं, हाइड्रोजन की वैलेंसी मुझे निकाल के बताइए जरा। हमने सीखा है वैलेंसी निकालना, कैसे निकालते हैं हम लोग? एटॉमिक वेट से निकालते हैं, एटॉमिक वेट से निकालते हैं। ये हाइड्रोजन का है एटॉमिक वेट 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी वैलेंसी क्या होगी? हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 है। हाइड्रोजन जो है वो +1 भी बना सकता है और हाइड्रोजन -1 भी बना सकता है। वैलेंसी मतलब क्या है? उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो हाइड्रोजन में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं तो ये 2 बन जाएंगे, ठीक है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दूं तो ये 0 बन जाएंगे। तो 2 और 0 दोनों केस में हाइड्रोजन तो स्टेबल ही है ना, दोनों ही केस में हाइड्रोजन स्टेबल है। हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं? हम लोग 2 केस बनाते हैं, 2 चॉइस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो है कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर ऐड कर दूं, ठीक है, और या फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दूं, ठीक है। तो दोनों केस में से कौन सा केस आसान लग रहा है, हम फिर सिलेक्ट करते थे कि 3 वाला जो है ये हमें आसान लग रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लो, 5 देने से अच्छा है कि 3 ले लो। तो इसकी वैलेंसी हम कह देते थे -3 कह देते थे हम, ठीक है। ऐसे हम डिसाइड किया था। अब हाइड्रोजन में कैसे करोगे आप डिसाइड? हाइड्रोजन में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है? तो यही दिक्कत थी हाइड्रोजन के अंदर कि हाइड्रोजन 2 तरह के कंपाउंड्स बनाता है। हाइड्रोजन के अंदर मतलब 2 तरह के आयंस बनाता है वो। एक आयन होता है जिसके अंदर वो एक तो होता है जिसके अंदर वो H+ बना रहा है, ठीक है, H+ बना रहा है, और एक है जिसके अंदर वो आयन बना रहा है H-। H+ वाले को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और H- वाले को बोलते हैं हाइड्राइड।
तो हाइड्रोजन जो है उसकी दो वैलेंसी होगी ना, एक तो +1 हो गई, एक -1 हो गई। तो हाइड्रोजन के अंदर कंफ्यूजन था बहुत कि हाइड्रोजन को कहां रखें, हाइड्रोजन को कौन से ग्रुप के अंदर रखें, +1 वैलेंसी वाले के अंदर या -1 वैलेंसी वाले के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इसकी थर्ड जो लिमिटेशन थी वो हम क्या कहेंगे, थर्ड में लिखूंगी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन was not fixed या explained। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में जाके वापस आपको दिखाऊं, यह है आपका +1 वाला ग्रुप और यहां पर ये आपका है -1 वाला ग्रुप। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे आपके हैं -1 वैलेंसी वाले ग्रुप। ठीक है, तो यही दिक्कत आ रही थी कि हाइड्रोजन जो है वो H+ आयन भी बनाता है और H- आयन भी बनाता है। तो फिर हाइड्रोजन को यहां पर क्यों रखा, यहां पर सारे मेटल्स हैं, इनको सबको बोलते हैं मेटल्स, और ये -1 वालों को सबको बोलते हैं हैलोजेंस। तो हाइड्रोजन जो है वो मेटल्स की तरह बिहेव भी करता है कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर वो हैलोजन की तरह बिहेव भी करता है। तो हाइड्रोजन खुद के अंदर उसकी प्रॉपर्टी इस तरह की है कि वो दो बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसलिए कंफ्यूजन था कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, हाइड्रोजन को यहां रखे या वहां रखे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन अभी तक भी मिटी नहीं है। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी असाइन प्रॉपर नहीं की गई, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ऐसी कि दो ग्रुप्स में मिल रही, तो कहां रखें उसको। ठीक है, सो दीज वर योर 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और इन लिमिटेशंस की वजह से फिर बाद में जब नई पीरियोडिक टेबल आई जिसने इन सारी लिमिटेशंस को ठीक कर दिया, सारी को नहीं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी भी असाइन नहीं है, वो मैं बताऊंगी, डिस्कस करूंगी। ठीक है, लेकिन बाकी जो दोनों लिमिटेशंस है उसको उसने सही कर दिया। वो पीरियोडिक टेबल थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।